नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के पाठ क्रमांक 10 पूरक पठन के अंतर्गत ठेस इस पाठ की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें पन्ना नंबर 43 तक हमने सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं इस अनुच्छेद को पूर्ण किया है। किसी दिन माने कभी नहीं, यहाँ तक हमने पूर्ण किया है। ठीक है, अब आगे के अनुच्छेद की ओर हम जाएंगे। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिरियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए, अब इस अनुच्छेद को मैंने पढ़ा है। इस अनुच्छेद में सिरचन की ही बातें बताई हैं। अभी कुछ शब्द या कुछ चीज़ें, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो हमें पता नहीं, जैसे कि मोथी घास क्या है। मोथी घास का अर्थ क्या है कि जिस घास से, शीतल पाटी का अर्थ यानी जो नीचे बिछाने के लिए जो शीतलता, धूप के दिनों में शीतलता देने वाली जो चटाई हुआ करती थी, तथा घरों के दहलीज पर या दरवाजे पर तथा खिड़कियों में जो कर्टन्स, पर्दे लगाए जाते थे, यह इन्हीं से बुने जाते थे, इसी घास से, जो शीतलता देती थी और सुरक्षा भी देती थी। बाहर के लोगों की नज़रों से बचने के लिए जो पर्दे, कर्टन्स लगाए जाते हैं दरवाजे के ऊपर, उन्हें झिलमिलाती चीख यानी शो के लिए बनाए गए जो चीख यानी पर्दे, वही है सतरंग डोर के मोढ़े। पहले डोर उपयोग में आते थे, उसके मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, यानी जो जाले पहले हुआ करते थे। आजकल उसका फैशन चेंज हो चुका है। हलवा है के लिए भी हलवा हो, यानी जो मिठाई की दुकानों में बैठते हैं और वहाँ पर ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी रखी जाती थी, वह भी यह सिरचन बना लेता था। यह अकेला ही ऐसा था कि उस गांव में दूसरा कोई काम करता ही नहीं था। तो ऐसा सिरचन यह है कि जो अपने काम में बड़ा ही होशियार है। और यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझते हैं लोग। इसकी आगे उन्होंने परिभाषा दी है कि बेकाम का काम क्यों समझते हैं। इन चीज़ों की तो ज़रूरत है, शादी ब्याह में लोग इसका प्रयोग करते हैं, और दूसरे गाँव में भी सिरचन की इस कला का बड़ा गुण गाया जाता है। जैसे कि उस गांव की कोई ब्याहित स्त्री दूसरे गांव में जाए तो उस गांव के लोगों को यह जो बांस की तिलिया, शीतल पाटी, चीख देखकर उनका आकर्षण इसके प्रति बढ़ता है और वे पूछते हैं कि भाई यह कहाँ से बनाया है, तो इसका महत्व भी और बढ़ जाता है। लेकिन बेकाम का काम क्यों कहा है? देखो, कहा जाता है मूल्य चुकाए बगैर किसी चीज़ की कीमत नहीं पता चलती। उसी तरह इसके काम के बदले में इसे मजदूरी या कुछ रुपए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते तो क्या करना है, इसे केवल पेट भर खाना खिलाना है, काम पूरा होने तक एकाध पुराना दुराना कपड़ा देना है और उसी विदा करना है, बस। वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। केवल काम में ही कारगर नहीं है, तो बात करने में भी बड़ा होशियार है, और बात करने में वह बड़ा ही होशियार है, माहिर है।
महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? अभी भज्जू महाजन के यहाँ पर क्या बात हुई थी? इतनी बड़ी बात कहाँ है? और यह भज्जू महाजन की बेटी इसकी इस बात को सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना यानी क्रोधित होना, गुस्सा आना। इससे बड़ा गुस्सा आया था, क्रोध आया था। और फिर इस क्रोध के कारण क्या हुआ था? क्रोध का क्या कारण था? कौन सी बड़ी बात थी? तो बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। यानी इसे किस बात पे गुस्सा है? देखिए, जो चटोर बात हमने कही है ना, खाने में चटोर है, केवल खाकर ही अपना मन का यह अरमान पूरा करता है ऐसा नहीं है, उसे सम्मान की ज़रूरत है। वह कैसी ज़रूरत है? देखिए, तो 2-3 पटेर की पार्टियों को बना लिया, लेकिन इसे केवल खेसारी का सत्तू ही खिला दिया। अभी खेसारी का सत्तू यानी क्या? खेसारी का अर्थ है एक प्रकार की बनाई गई दाल, जो अलग अलग तरह की दालों को बनाया जाता है। और सत्तू यानी क्या? सत्तू यानी क्या? जौ और चने के आटे से बनाया गया एक आटे का पदार्थ, जो दोनों को एक साथ पकाया जाता है और खिलाया जाता है। तो यह किसने खिलाया? तो भज्जू महाजन की बिटिया के माँ ने, यानी भज्जू महाजन की पत्नी ने यह बात की है। तो वह कहता है कि यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आगे के अनुच्छेद में क्या कहा है? इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़े भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगा, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। अब इस अनुच्छेद में क्या कहा है? लेखक की छोटी बहन ससुराल जा रही थी, उसका नाम है मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही भाभी को लिखकर चेतावनी दी यानी सूचना ही दी। क्या सूचना दी? कि मानू के साथ मिठाई का बक्सा न दीजिए, मिठाई न आए तो कोई बात नहीं, मिठाई के बक्से की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर के 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी तो मानू। भाभी ने हंसकर कहा। बैरंग वापस, यानी विदा कराकर ससुराल आई हुई नई दुल्हन, जिसे बैरंग कहा है, वह वापस जाएगी, यानी मिठाई नहीं चाहिए तो सिरचन के हाथों से बनाई गई शीतल पार्टी, फैशनेबल चीक और पटेर के 2 शीतल पार्टियों के बिना वह न आ जाए। इसीलिए 1 सप्ताह से पहले सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। देखो अभी सिरचन को क्या देने का वादा किया है? नई धोती, और वह भी असली मोहर छाप वाली धोती। देखो धोती के भी ब्रांड होते हैं, ब्रांड के लिए क्या है? मोहर छाप। कौन सा ब्रांड? असली मोहर छाप वाला ब्रांड। और ऐसी धोती वह देना चाहती है। मन लगाकर ऐसा काम किया तो ऐसा काम करो देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। उसे कहा कि देखो इस तरह की मानू के ससुराल वाले लोगों ने कहा है कि मिठाई का कोई बक्सा न दे,
कोई मिठाई न दे, मिठाई की पतीली न दे। पतीली यानी वही मिठाई की पतीली, पहले पतीले यानी जिसे हम पातील मराठी में कहते हैं, और वह कढ़ाई एक पतीले के आकार की होती है, वह न आए, बल्कि उसके साथ मोहर छाप वाले धोती के बदले में वह फैशनेबल चीक पटेल की 2 शीतल पाटियों को बनाकर भेजने वाला था, वह आनी चाहिए। तो इस समय वह बैठते समय उसने कौन सी तैयारी की है बैठने की? तो पान जैसी पतली छुरी, छुरी का पत्ता जो होता है, जैसे वेक्सा पैन हम पान कहते हैं, उसे इतना धारदार किया बनाने के लिए बैठ गया, और तिलिया और कमानियों को वह चिकनाता यानी छीलता हुआ वह आगे जा रहा है। रंगीन सुतलियों में झब्बे इस तरह डाल दिए कि देखकर ही लोगों को ऐसा लगता है कि मानो अब कोई नई चीज़ बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाले धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अभी मजली भाभी बोली, मजली भाभी यानी मानू दीदी की चाची, यानी माताजी की छोटी देवरानी। उसने यह सुन लिया, उसने अंदर से ही बकना शुरू किया, आरंभ किया कि अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं अपने भाई से भी यह कह देती कि भाई अच्छी ब्रांड वाले धोती देने पर भी यह अच्छी चीज़ें बनाकर भेज देता है। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। क्या कहता है सिरचन? सिरचन कहता है कि केवल मुझे अच्छा कपड़ा मोहर छाप वाली धोती देने से भी मैं इस तरह के काम नहीं करता, तो मैं कब करता हूँ, क्यों करता हूँ यह? तो यह मानू दीदी का पति एक तो अफसर है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि यह मानू दीदी बड़ी काकी की सबसे छोटी बेटी, यानी यह काकी से अधिक आदर का भाव रखता है, इसीलिए वह कहता है मैं अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ। मजली भाभी का मुंह लटक गया यानी वह उदास हुई, नाराज हुई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय जो रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। फिर लेखक की चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाले धोती नहीं, मुगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने जो मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सदभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। अभी इस अनुच्छेद में, इसके पहले के अनुच्छेद में भी मुगिया लड्डू की बात आई थी। बिटिया को विदाई के समय जो मुगिया लड्डू दिए थे, जो मीठे होते थे, मूंग के दाल के लड्डू थे यह, और वह खाने को मिलेंगे, देखते हैं ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में वह लड्डू उसे खाने को भी दिए थे। तो दूसरे दिन वह इतना खुश होकर काम करने लगा कि उसने बनाने के लिए रखे हुए जो चीज़ें थी उसमें 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग वाली यह पाती बन गई। और सदभैया तारा इसे कहा है। अपने काम में यह मगन सिरचन, मगन यानी मग्न, खाने पीने की सूध नहीं रहती। अगर यह बड़े प्रेम से, बड़ी जतन से करने जाए तो इतना भारी बनाता है, इतना बढ़िया बनाता है कि वह
अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखता। चीख में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। उसके पास एक सूप लाकर रखा गया था पीने के लिए, खाने के लिए। उसमें चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेरा था। मैंने लेखक का लक्ष्य गया, ध्यान गया। सिरचन के नाक के पास 2 खड़ी रेखाएं आई, यानी इसे यह पसंद नहीं था, इसे यह पसंद नहीं करता, इसे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने उसे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह देखकर लेखक दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ को क्या कहने लगा कि यह किसने दिया है, कलेवा किसने दिया है। कलेवा यानी एकत्र कर दिया गया पदार्थ, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। मजली यानी बीच वाली जो उसकी देवरानी थी, उसे कहा है उसे क्या दीजिए, उसे क्या नहीं दिया, चिवड़ा और गुड़ सिर्फ दिया है, तो उसे बूंदिया क्यों नहीं देती तुम खाने के लिए। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। इस तरह उसने उसे छुआ भी नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसे पहले नहीं दिया गया। अगर उसे सम्मान से दिया जाता तो वह खा लेता था। तो इस तरह उसने उसे पसंद भी नहीं किया, और वह पसंद न करते हुए ही उसने उसे बाजू में ही रख दिया। सीधा वह कहता है मैं नहीं खाता। क्यों उसने ऐसा उत्तर क्यों दिया, अछूता क्यों रखा, क्योंकि उसे पहले ही सम्मान से नहीं दिया गया, इसीलिए वह नहीं खा रहा है। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखो कितना गुस्सा है। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक दी। फेंकना है ने बहुत दूर से नहीं, नज़दीक से, लेकिन झटके से, गुस्से से उसने डाल दी। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा यह। यानी वह उसे गुस्सा आया। सिरचन यह घर में बुनने के लिए, चीज़ बनाने के लिए आया हुआ है, इसीलिए उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यह मजली भाभी के विचार है। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे गुस्सा आया। उसने सिरचन ने साफ स्पष्ट कह दिया कि यह हाथ खोलकर मैके से लाई हुई मिठाई इस तरह बांटती है क्या। यानी मैके से, यानी नैहर यानी मैका यानी पिताजी का घर, ब्याहित की हुई स्त्री के पिताजी का घर, इसे कहा है नैहर। तो यह नैहर ससुराल की बात क्यों करता है सिरचन, इसकी यह औकात नहीं है, इसे यह कहना है। इसे मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीख में फंदे डालने लगा। अभी मजली भाभी लेखक की माँ की लाडली बहुरानी है, इसीलिए वह इस मजली भाभी को कोई कुछ कहे यह पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने सिरचन को ही कुछ समझाना पसंद किया। सिरचन को उसने समझाया, इसीलिए वह यहाँ पर शब्द है तमक कर थोड़े झटके से, थोड़ा सा गुस्से से वह आई और उसने सिरचन को क्या समझा दिया कि तुम अपना काम करने आए हो, काम ही करो, मुंह क्यों लगते हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो। इस तरह सिरचन भी क्रोध में आकर अपना काम करने लगा। इसीलिए क्या उसका मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना है ना, क्रोध में आना, गुस्से में बात करना, गुस्से का मूड होना। और वह अपने काम में बांस में टंगे हुए अधूरे चीख में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम
किसी की बात पर कान मत दो। होशियार है यह मानव देवी। बाहर आई पान का बीड़ा लेकर, पान लेकर उसके लिए, और उसे देते हुए इधर उधर देखकर उसने क्या कहा, देखो सिरचन, इस घर में 5 तरह के लोग रहते हैं, कोई कुछ भी कहेगा, किसी की बात की ओर तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कोई कुछ भी कहे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने काम में ही, काम से ही मतलब रखो बस। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने अचरज से घूरते देखकर कहा, देखो अचरज से घूरना यानी क्या, क्रोध से कहना, घूरते हुए देखकर, अचरज यानी अक्षरे से। छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए, बहुत दिनों से यह गम कौवा यानी गम कौवा जर्दा, हालांकि यह तम्बाकू का एक प्रकार, इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। आखिर वह काम करने वाला कारागिर है और वह क्या खाता है क्या नहीं खाता, उसकी हैसियत क्या है, इस पर हमें विचार करना है। इसीलिए गम कौवा जर्दा क्या है, बस इस पर अधिक चर्चा न करते हुए केवल यह खाद्य पदार्थ है, खाने के लिए रखता है। खाद्य पदार्थ नहीं, बड़े खाते हैं, अशिक्षित लोग खाते हैं, हमारे जैसे सुशील और पढ़े लिखे लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो यह अचरज से घूरते हुए उसने कहा, छोटी चाची को वह कहा है, बहुत दिन हुए वह कहता है मैंने, उसने इसे नहीं कहा है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, यानी इस चाची को सिरचन का क्रोध ही आता था, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। जनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। चाची फिर कई कारणों से जली भुनी सिरचन से रहती थी, लेकिन गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई आई और उसने सिरचन को कहा, छी कैसी बातें करते हो, यहाँ घर में भी तुम पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। लेखक का कलेजा धड़क उठा, क्रोधित हुए, घबरा गई कि अब सत्यानाश हो गया। क्यों? अब सिरचन काम नहीं करेगा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेटकर संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। क्या हुआ? उसे क्रोध आया इस मजली भाभी के शब्दों का। उसने वैसे ही काम रखा, मुंह में पान को घुलाते हुए अचानक उठकर पिछवाड़े थूकने गया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेटकर संभाल कर झोले में रखा और टंगी हुई अधूरी चीख की ओर निगाह नजर दृष्टि क्षेप केवल उसकी ओर देखा और वह हनहनाता यानी क्रोध में, हनहनाता शब्द से आया, घोड़ा हिनहिनाता है, क्रोध में आने के बाद तब हम पहचानते कि इसे क्रोध आया है, लेकिन ये हनहन आया है, इसे भी क्रोध ही आया है और वो आंगन की ओर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मानो के लिए महत्वपूर्ण था यह काम, उसके लिए यह सातों भी तारे मंद पड़ गए। अब रहा हुआ अधूरा काम कौन करेगा? माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। सिरचन, मजली भाभी, उसका काम, मजली भाभी के शब्द, इन सारी बातों का मेल रखते रखते यह बड़ी दीदी यानी मानू की माँ बेचारी त्रस्त हो गई। आखिर उसने कहा, जाने दो, मेले से खरीद कर लाएंगे हम। मैं सिरचन को मनाने गया। लेखक देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाले धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटियों को ले गई अपने साथ।
बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। देखो क्या कहा है इस अनुच्छेद में कि यह इतना दुखी, हमेशा निराश क्यों रहता है, क्योंकि इसकी पत्नी, जिसे इसने ससुरी कहा है, वह खुद मर गई। लेकिन मरी तो मरी, लेकिन अपने सारे बच्चों को भी वह साथ ले गए। इसके सारे बच्चे भी मर चुके हैं, ये अकेला ही जिंदा है। इसीलिए वह कहते इस तरह की दुर्दशा में अपने जीवन में भोगता आया हूँ। शीतल पाटी को छूकर वह शपथ लेता है।